Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग पास्ट टू लुक इनटू फ्यूचर। ठीक है, तो इसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरा इसका पार्ट करेंगे। तो तीसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। आज हम देखेंगे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1916। ठीक है, 1916 में ये स्टार्ट हुआ एंड इज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट अनशर्ड द फ्यूचर। ठीक है, तो 1960 में स्टार्ट हुआ और ये एक हिस्ट्री का पार्ट बन गया दैट अनशर्ड द फ्यूचर, मतलब जिसने फ्यूचर के लिए बहुत सारा मतलब हेल्प की। दिस रेवोल्यूशन होल्ड्स अ क्रूशियल प्लेस इन हिस्ट्री एज इट मार्क्ड द एरा ऑफ मैकेनाइजेशन। तो मतलब इसमें मैकेनाइजेशन हुई, मशीन्स वगैरह आई। ठीक है, it was a time where men began to understand and use different energy sources। तो इसमें ऐसा था ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जिसमें कि आदमी ने स्टार्ट किया डिफरेंट एनर्जी को यूज करना, डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया। इट वाज द टाइम व्हेन इंडस्ट्रीज बिगन टू रीन ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री थी वो स्टार्ट हो गई और उसने वर्ल्ड को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आगे हम इसका और भी देखेंगे। इसमें हम बात करें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या चीजें आई वो हम देख लेते हैं। द फर्स्ट यूजेबल स्टीम इंजन। ठीक है, फर्स्ट यूजेबल स्टीम इंजन जो था फर्स्ट रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ, हम देख लेते हैं। इसमें इसमें हम ऊपर ऊपर से ही चीजें देखेंगे, आपको नाम ही मेन याद रखने हैं, बाकी आप ज्यादा ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है और याद भी रख सकते हैं। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन वी फाउंड आउट न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमें न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी का पता चलता गया तो हमने ये जो था फर्स्ट यूजेबल स्टीम इंजन हमने स्टार्ट किया। स्टीम देन थॉमस न्यूकॉमन। ठीक है, तो हम बात करें कि जैसे कि हमें न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी का पता चला, स्टीम का पता चला, तो थॉमस न्यू कॉमन जो था एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसने 1712 में द हिस्ट्री विद हिज प्रोटोटाइप स्टीम इंजन। तो उसने एक स्टीम इंजन का प्रोटोटाइप बना दिया 1712 में। किसने? थॉमसन न्यूकोमैन ने। ठीक है, ये एक ब्रिटिश इंजीनियर था। 1712 में इसने स्टीम इंजन का प्रोटोटाइप बना दिया। ही मेड द एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन दैट कैन बी यूज्ड टू पंप वाटर फ्रॉम माइंस। ठीक है, तो उसने एक ऐसा स्टीम इंजन तैयार कर दिया, एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन, जो क्या काम करता था, हमारे पास वाटर को पंप करता था। पंप द वाटर फ्रॉम द माइंस, मतलब माइंस खदानों से पानी को पंप करता था जो। ठीक है, the need for such an invention came when Newcomb knew about the high operating cost of using horses to pump water out of mines। तो मतलब पहले क्या होता था कि हॉर्सेस यूज होते थे, जो भी घोड़े थे वो यूज होते थे पानी को पंप करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी कास्ट, हाई ऑपरेटिंग कास्ट लग जाती थी पानी को पंप करने के लिए। तो इसने ये चीज देख के डेवलपमेंट की, फर्स्ट यूजेबल स्टीम इंजन उसने डेवलप किया। ठीक है, the steam-powered pump was used in mines to extract water out of mines shafts। The reason for the limited use was that the engine could only manage about 12 strokes per minute। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी कि जो ये इंजन था इसमें 12 स्ट्रोक पर मिनट ही ये काम करता था। ठीक है, मैनेज कर पाता था 12 स्ट्रोक्स पर मिनट। ठीक है, तो इसके कुछ लिमिटेशन थी इसकी। तो आगे हम और भी इन्वेंशन देखेंगे इसकी जो हमारे पास इन्वेंशन हुई अपने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो हमारे पास जो हम बात करें कि जो इन्वेंशन थी वो थी द एज ऑफ टेक्सटाइल्स, दैट मीन्स स्पिनिंग जनरली। तो इसकी हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज ब्लूमिंग इन 19 सॉरी बूमिंग इन द 17th। ठीक है, एंड एलाइट्स वर गोइंग गागा और सिल्क एंड intricately woven cloths, but the demands posed severe challenges for the workers as the spinning process took a lot of time, especially the hand woven material।
मटेरियल, ठीक है। तो जो भी स्पिनिंग प्रोसेस था उसमें बहुत सारा टाइम लगता था। जैसे कि हम स्पेशली बात करें हैंड ओवन मटेरियल्स की, तो इसमें क्या था, द ब्रिटिश वीवर जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है। तो एक ब्रिटिश वीवियर था जो वीविंग का काम करता था, ठीक है। वीविंग का काम करता था, वीविंग जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड समथिंग दैट रेवोल्यूशनराइज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब उसने एक ऐसी चीज इन्वेंट की, जिसने कि इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया, मतलब एक बहुत ही इंडस्ट्री जो थी वो चेंज हो गई। ही इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी, ठीक है। तो उसने क्या इन्वेंट किया, स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया। दैट कंसिडरेबली रिड्यूसेस द टाइम टू प्रोड्यूस थ्रेड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये मतलब क्या करती थी स्पिनिंग जेनी, क्या काम करती थी, इसका काम था कि ये जो थी थ्रेड्स बनाती थी, धागे बनाती थी रॉ मटेरियल से। बहुत ही कम टाइम में ये धागे बनाती थी रॉ मटेरियल्स के, ठीक है। द स्पिनिंग जेनी enables a single worker to produce 8 threads as opposed to 1 thread per worker now, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो पहले हम थ्रेड बनाते थे, तो पहले एक थ्रेड बनता था, एक वर्कर एक थ्रेड को बनाता था। लेकिन जब से स्पिनिंग जेनी का जो इन्वेंशन हुआ उसके बाद एक सिंगल वर्कर जो था 8 थ्रेड्स को तैयार करता था, ठीक है। Hence, the output of a single worker rose to 8 times compared to the previous obtained output. तो hence अगर हम बात करें जो सिंगल वर्कर का आउटपुट था वो 8 टाइम्स जो था बढ़ गया, ठीक है। किसकी वजह से, स्पिनिंग जेनी के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेंशन की बात हम करें अगर, तो वो है हमारे पास द राइज ऑफ पावर लूम्स, ठीक है। द राइज ऑफ पावर लूम्स, तो ये भी इन्वेंशन है हमारे पास फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो इसमें हमारे पास क्या है, सिंस द कॉटन इंडस्ट्री was on a roll, the demand for textile just kept on increasing. The stroke of innovation had already changed how the threads were made, and the invention of water frame made spinning easy. But the weaving process could not keep up with other industrial machinery. This need led to the creation of a power loom by Edmund कार्टराइट, ठीक है। तो मतलब जब भी जो रेवोल्यूशन हुआ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्पिनिंग के लिए जो मशीन निकाली थी, तो उससे स्पिनिंग तो इजी होने लगी, लेकिन जो वीविंग प्रोसेस था, मतलब जो धागा तो बनने लगा, लेकिन उसको धागे को बुनने के लिए, उसको शेप देने के लिए वो प्रोसेस जो था वो बहुत ही स्लो था, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, दिस नीड लेड टू द क्रिएशन ऑफ पावर लूम, ठीक है। क्रिएशन ऑफ पावर लूम, तो उसमें एक पावर लूम का क्रिएशन हुआ, पावर लूम एक क्रिएट हुआ बाय एडमंड कार्टराइट, ठीक है। बाय एडमंड कार्टराइट ने इसका पावर लूम का इन्वेंशन किया। इट वाज एन ऑर्डिनरी लूम मैकेनाइज्ड बाय ए ड्राइव शाफ्ट टू रिड्यूस वर्कर इनपुट एंड इंक्रीज ओवरऑल आउटपुट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये पावर लूम से हमें हेल्प मिल गई थी कि ये एक ऑर्डिनरी लूम था, सिंपली मैकेनाइज्ड बाय ड्राइव शाफ्ट। इसमें एक ड्राइव शाफ्ट लगा था जो क्या काम करता था, जो वर्कर्स का इनपुट था वो कम लगता था और हमें जो आउटपुट मिलता था वो ज्यादा मिलता था उससे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, द पावर लूम्स यूटिलाइज्ड स्टीम पावर्स टू ऑटोमेट द प्रोसेस। तो जैसे ही मतलब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई, उसके बाद से जो पावर लूम था उसमें स्टीम पावर यूज होने लगी, और जब स्टीम पावर यूज होने लगी तो ये ऑटोमेट हो गया प्रोसेस, ठीक है। Since then, the machines had a lot of improvements by many inventors to increase efficiency and effectiveness further. तो बाद में और बहुत सारे इन्वेंटर आए, उन्होंने उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया, उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया, तो बहुत सारी चीजें उसमें फर्दर इंक्रीज होती रही। पहले तो मतलब जिसने निकाला था उसका नाम था एडमंड कार्टराइट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही टॉपिक है हमारे पास द एज ऑफ आयरन। द एज ऑफ आयरन ये भी एक इन्वेंशन थी, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, फर्स्ट रेवोल्यूशन की ये इन्वेंशन थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। व्हेन वी लुक बैक एट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वन थिंग इज क्लियर, द रेवोल्यूशन वाज नॉट जस्ट अबाउट स्टीम, कॉटन एंड कोल। देयर वाज अनदर क्रिटिकल एलिमेंट दैट एड टू द ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि स्टीम की इन्वेंशन हुई, स्टीम इंजन की, कॉटन मशीन्स की इन्वेंशन
इन्वेंशन हुई, कोल की इन्वेंशन हुई, ठीक है। उसके बाद इसके साथ-साथ ही एक बहुत ही इन्वेंशन हुई, अनदर क्रिटिकल इन्वेंशन हुई, क्रिटिकल एलिमेंट इन्वेंट किया गया जिसका नाम था आयरन, ठीक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। इन 70s की अगर हम बात करें, if one was to convert cast iron to wrought iron, they had to heat the whole piece in a furnace and then beat it to perfection, ठीक है। तो इन 70s में की बात करें अगर हम, तो अगर किसी को कन्वर्ट करना होता था कास्ट आयरन को रॉट आयरन में, तो उसको पहले तो हीट करना पड़ता था पूरे होल पीस को, और उसके बाद उसको हीट हीट हम करते हैं फर्नेस में, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद उसको बीट करना पड़ता था परफेक्शन के लिए, मतलब बीट मतलब उसको जो हम बोल सकते हैं हथौड़े से या किसी से भी बीट करना पड़ता था, मतलब उसको मारना पड़ता था, ठीक है। देन हम बात करें हेनरी Cort. Henry Cort from Lancaster was someone who loved to tinker with different processes associated with iron, ठीक है। तो एक हेनरी कॉर्ट था जो लंस लंकास्टर से था। वो एक ऐसा था बंदा, मतलब थिंकर था, विद डिफरेंट प्रोसेस एसोसिएटेड विद आयरन, मतलब वो सोचता था डिफरेंट प्रोसेस के बारे में, मतलब वो जानकारी लेनी, तो वो उसका काम था। ही वांटेड अ सिस्टम दैट वाज कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट। तो मतलब वो चाहता था कि एक ऐसा सिस्टम आए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब जिसमें कॉस्ट कम लगे, लेस डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट, मतलब वो ह्यूमन एफर्ट उसमें कम लगे काम करने के लिए, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग दिस मेथड ऑफ मेटल क्यूरिंग ही बॉट ए स्लिटिंग मिल फॉर दैट फाउंटली, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया, ही फॉर क्रिएटिंग दिस मेथड ए मेटल क्यूरिंग, ठीक है, मेटल क्यूरिंग के लिए उसने क्या किया, ही बॉट ए स्लिटिंग मिल, ठीक है, उसने एक स्लिटिंग मिल को बात किया फॉर दैट फाउंटले में। ही यूज्ड ए प्रोसेस कॉल्ड पडलिंग, ठीक है, उसने प्रोसेस यूज किया जिसका नाम था पडलिंग। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्टीरिंग मोल्टन आयरन इन ए रिवर्बरेशन फर्नेस, ठीक है। रिवर्बरेशन फर्नेस में इस प्रोसेस में क्या होता है, तो प्रोसेस इन्वॉल्व स्टीरिंग मोल्टन आयरन। तो इस प्रोसेस में हमारे पास मोल्टन आयरन को स्टीर किया जाता था इन ए रिवर्बरेशन फर्नेस में। द मोल्टन मेटल वाज देन डिकार्बोनाइज टू मेक रियल मिक्सचर ऑफ थिक मोल्टन मेटल, ठीक है। तो उस मोल्टन मेटल को डिकार्बोनाइज किया जाता था, उसको क्या बनाने के लिए, टू मेक रियल मिक्सचर ऑफ थिक मोल्टन मेटल, ठीक है। उसके बाद जो थिक मोल्टन आयरन था, थिकंड आयरन जो था, वाज कॉल्ड पडल्ड आयरन। तो जो हमारे पास थिकंड आयरन था उससे ही कहा गया था पडल्ड आयरन, ठीक है। थिक थिक आयरन को पडल आयरन कहा गया था, एंड हैड मेनी प्रॉपर्टीज दैट वर नॉट अवेलेबल विद द पिग आयरन, मतलब इसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई थी जो पिग आयरन में नहीं थी। दिस पडल आयरन वाज देन फॉर्म्ड इनटू बार्स यूजिंग ए ग्लूड रोलर विच ही पेटेंटेड, ठीक है। तो उसके बाद जो हम बात करें पडल जो आयरन था, वो उससे हमारे पास बार्स बनाई जाती थी यूजिंग ग्लू रोलर से उसकी बार बनाई जाती थी, किसकी, पडल्ड आयरन की, विच ही हैड पेटेंट है, जो उसने पेटेंट भी किया था, ठीक है। He finished product was better and pure than wrought iron. उसने मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि जो कि बेटर था रॉट आयरन से, और रॉट आयरन से बेटर था और प्योर था, ठीक है। एंड बार शेप वाज एप्ट फॉर इमीडिएट यूज, और बार शेप भी उसने दी थी ताकि उसका जो यूज है वो बहुत जगह पे हो सके। द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड वाज दैट ऑल दीज प्रोसेस वर मैकेनाइज्ड यूजिंग स्टीम इंजन्स एंड द फर्नेसेस डिड नॉट रिक्वायर चारकोल और कोक। तो इसमें इसने जो मशीन्स यूज की थी उसमें स्टीम इंजन का यूज किया था, ना कि चारकोल या कोक का, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट्स दैट शेप्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट थी इसमें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।
नेक्स्ट जो इन्वेंशन थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वो थी द कॉटन जिन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी। द इनोवेशंस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जस्ट केप्ट ऑन कमिंग आफ्टर just coming one after the other. After the views of industrialization hit the different manufacturing processes associated with textile manufacturing, the transformation began to improve the necessity means of raw material procurement. The process of separating cotton from cotton seeds, which was mostly done by workers using their hands. This process changed the American inventor इली विटनी मेड द फर्स्ट कॉटन जिन। ठीक है, तो एक इली विटनी था, उसने एक कॉटन जिन को बनाया था। किसको बनाया था? कॉटन जिन को बनाया था। द कॉटन जिन वाज मैकेनाइज्ड डिवाइस दैट कैन इजीली सेपरेट द कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा सिस्टम उसने बनाया था जो क्या करता था, एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो क्या करता था, सेपरेट करता था कॉटन सीड को कॉटन से। ठीक है, कॉटन से कॉटन सीड को सेपरेट करता था। ठीक है, तो ये सेपरेट करने के लिए पहले तो वर्कर्स सिंपली यूज होते थे, वो बाय हैंड वो काम करते थे, जिससे कि बहुत टाइम लगता था। लेकिन ये जो साइंटिस्ट था, अमेरिकन इन्वेंटर था, जो इसने एक कॉटन जिन बनाया जो क्या काम करता था, डिवाइस से सेपरेट करता था कॉटन सीड को कॉटन से। ठीक है, ही पेटेंटेड द प्रोडक्ट इन 1794 में उसने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट किया। ठीक है, these new inventions in addition to the plethora of other inventions made the textile industry unbelievably efficient in a matter of few years। ठीक है, मतलब इससे क्या हुआ, इसकी इन्वेंशन से क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अनबिलीवेबली एफिशिएंट हो गई। मतलब वो उसका काम जो था वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से जो होने लगा। ठीक है, इन ए मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स में ही उसका काम जो था वो बहुत ही जल्दी से होने लगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.